तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म 2। प्लेटफॉर्म मूवी काफी ज्यादा हिट हुई थी, उसके चलते ही इसका पार्ट 2 भी आया है जो कि उसका प्रीक्वल है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी प्लेटफॉर्म फिल्म की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी, आप इसको ठीक से लिंक नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं जिसके चलते आपको काफी अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। पहले प्लेटफॉर्म फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद में आप प्लेटफॉर्म 2 को देखिएगा। ये मूवी अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको हिंदी में भी जाकर देख सकते हैं। नए हैं, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाते हुए जिसको पिट भी कहा जाता है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो यानी कि द प्लेटफॉर्म पार्ट 1 देखा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आखिर ये पिट है क्या, लेकिन फिर भी मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें आपको बता देता हूँ ताकि आपको इस पिट के बारे में पता चलेगा। तो इस पिरामिड सिस्टम को आप एक तरह से जेल की तरह समझिए, जहाँ पर लोग वॉलंटरली आते हैं यानी कि खुद की मर्जी से आते हैं, और ये चीज किसी भी वजह से हो सकती है। वो किसी दुख को भुलाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, अपने गिल्ट को दूर करने के लिए, या फिर कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। इसको एक अपर मैनेजमेंट चलाती है जहां पर इसके अंदर कई सारे मैनेजर्स हैं जो कि लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि वो वहां पर आ सकते हैं या फिर नहीं। अब प्लेटफॉर्म मूवी से हमको ये पता चल चुका था यानी कि पार्ट 1 से कि इसके अंदर टोटल कुल मिलाकर 333 लेवल्स हैं, जहां पर हर लेवल पर 2 लोगों को रखा जाता है, यानी कि टोटल 666 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सभी कैदियों का मनपसंद खाना होता है, यानी कि जब यहाँ पर लोग आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उनको खाने में क्या पसंद है और वही खाना उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। यानी कि मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 666 डिशेज ही रहती हैं और हर एक लेवल पर ये जो प्लेटफॉर्म होता है वो खाली 2 मिनट के लिए रुकता है और उसी दौरान वहाँ पर अपना खाना खाना पड़ता है। और अगर वो खाना गलती से आसपास गिर जाए या फिर उसको चुरा कर कोई रख लेगा तो वहाँ पर सजा मिलती है, और जिसने ऐसा किया होगा उसके चलते उसके लेवल के ऊपर या तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाएगी जिससे कि वो झुलस जाएगा, या फिर वहाँ पर इतनी ठंड हो जाएगी कि वो वहीं पर जमकर खत्म हो जाए। इसलिए ये सारा खाना उस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, कहीं और नहीं गिरना चाहिए, ना ही वो खाना चोरी करा जाएगा। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो आने से पहले फॉर्म के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितने महीने तक यहाँ पर रुकना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर साल भर, या फिर वो कोई भी XYZ टाइम हो सकता है। एक लेवल के ऊपर 2 लोगों को रखा जाता है जहां पर वो 1 महीने तक रहते हैं और उसके बाद में वहां पर स्विच होता है, यानी कि यहाँ पर लोग उनको फिर दूसरे लेवल पर रख दिया करते। यहाँ पर किसी तरह की बेहोशी वाली गैस को रिलीज करा जाता था महीने के अंत में, जिसके चलते उनको स्विच करके किसी और लेवल पर रख दिया जाता, यानी कि यहाँ पर शफलिंग चलती थी। और अगर किसी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके चलते वहां पर किसी और के साथ उसको रख दिया जाता, यानी कि यहाँ पर शफलिंग के साथ साथ पार्टनर्स भी एक्सचेंज होते रहते थे। एनीवेज छोटी मोटी डिटेल्स काफी हो गई। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 2 मूवी की शुरुआत में हम एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो पिरामिड के टॉप लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिलहाल हमको नहीं पता, ना ही हमने प्लेटफॉर्म 1 के अंदर इतने सारे बच्चे देखे थे। हमको तो लगा था खाली वहां पर एक बच्ची थी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर और भी ढेर सारे बच्चे हैं। एनीवेज अब यहाँ से हम कुछ और लोगों को देख पाते हैं जो कि इस पिट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरते हैं, अपनी डिटेल्स बताते हैं और अपने फेवरेट फूड का नाम भी लिखवाते हैं। और हम नोटिस कर पाते हैं कि जो इस मूवी की मेन लीड रोल में लेडी है उसका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि इमोगरी ही ले रही होती है, जिसको हमने एज अ सर्वाइवर पहली मूवी में गोरेंग के साथ में देखा था। तो ये मूवी क्लियरली एक प्रीक्वल है, यानी कि ये जो मूवी है वो गोरेंग के पिट में आने से कुछ समय पहले की है। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 2 सेलमेट्स को देख पाते हैं जो कि लेवल नंबर 24 पर थे, जो कि काफी अच्छा लेवल है क्योंकि यहाँ पर टोटल 333 लेवल थे और 24वें लेवल पर होना मतलब था कि किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होना। खैर जो हमारी मेन लीड रोल में लड़की है उसका नाम है पेरम्पुआन और उसका जो सेलमेट होता है उसका नाम होता है ज़ेमियाटिन। अब यहाँ पर जो ज़ेमियाटिन होता है वो काफी गुस्से वाला इंसान था और इसी गुस्से की वजह से उसने एक दिन अपने माँ बाप के घर में आग लगा दी थी, लेकिन उसके माँ बाप को कोई चोट नहीं आई और उसके माता पिता उससे डरने लग गए थे, जिसके चलते वो यहाँ पर आया था। वो अपने गुस्से को शांत करने आया है। खैर अब इसी बीच होता यह है कि वहाँ पर खाना प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि ज़ेमियाटिन काफी गुस्से में था क्योंकि उसने अपने फेवरेट फूड में पिज्जा लिखवाया था, लेकिन लेवल 21 पर रह रहे लोगों ने उसके पिज्जा की टॉपिंग्स को ही खा लिया था, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब उनके ही जस्ट ऊपर वाले लेवल यानी कि लेवल 23 वाले लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लड़के का नाम होता है रोबेस्पियर और लड़की का नाम सैरा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ज़ेमियाटिन है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वो ये कहता है कि अगर उन्होंने उसका खाना खाया है तो वो भी ऐसा ही करेगा, लेकिन वो सेलमेट्स उसे मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वो दूसरों का खाना खा लेगा तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, जिसकी वजह से काफी बुरा होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा और लोग मारे जाएंगे यानी कि भूखमरी से, और इसलिए उन्हें साथ मिलकर रहना चाहिए। तभी ज़ेमियाटिन ये कहता है लेकिन उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, जिस पर वो लोग उसको समझाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई भी खाना फिक्स नहीं है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग उनके पसंद का ही खाना खाएं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों ने ये रूल बना रखा है कुछ खास लोगों ने।
तभी उसे पेरम्पुआन समझाती है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं और यहाँ पर वो उसे अपने कटलेट्स खाने को दे देती है, जिस पर ज़ेम्याटिन जो होता है वो उसकी बात सुन लेता है और ये कहता है कि अगले दिन उसे पिज्जा चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, जिसके चलते वो फाइनली वहाँ पर दूसरों का खाना नहीं खाता। और ऊपर वाले उसको ये भी समझाते हैं कि वो खाना जल्दी खा ले, उनके पास खाली 2 मिनट है और वो अपने पास किसी भी तरह का खाना बिल्कुल स्टोर ना करे, जिसके लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सजा देता है और ये सजा बहुत ही भयानक हो सकती है। एनीवेज अब वो खाना खा लेते हैं, जिसके बाद खाना नीचे वाले सेल में जाने लगता है। ज़ेम्याटिन के ऊपर वाले सेलमेट्स ये कहते हैं कि उनका कांटेक्ट लेवल 44 तक नहीं हो पा रहा है और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन लोगों तक खाना पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर अब व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद के नियम बनाए हुए थे, जिसमें ऊपर वाले सेलमेट्स कहते हैं कि कल 19 और 20 वाले सेलमेट्स 21 और 22 सेलमेट्स को रोकेंगे ताकि वो दूसरों का हिस्सा ना खा पाए। ठीक उसी तरह से लेवल 42 और 43 वाले 44 में उतरेंगे, जो कि उनके ही लोग हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि वहाँ पर सब ठीक है या फिर नहीं। तभी उनसे पेरम्पुआन ये पूछती है कि यहाँ लेवल्स कितने हैं, जिस पर वो ये कहता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 333 लेवल्स हैं। लेकिन वो ये कहता है कि ये बात जरूरी नहीं है कि यहाँ लेवल्स कितने हैं, उनको बस ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पर खाना सब तक पहुंच पाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर इनफ खाना है। लेकिन कई लोग यहाँ पर जिनको बारबेरियंस कहा जाता है वो सारा खाना खा जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे सेल के अंदर यानी कि पिट के अंदर 2 तरह के ग्रुप बन चुके थे। एक थे बारबेरियंस जो कि सारा खाना खा जाया करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे को खाना मिले या फिर नहीं, और कुछ लोग थे जो कि सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुट होकर रहा करते थे, जो कि सबको खाना पहुंचे ऐसा मेक श्योर किया करते। और इन लोगों की एक खास पहचान थी कि ये अपने शर्ट का जो टॉप बटन था उसको भी बंद कर रखा करते थे। अब यहाँ पर मैं एक अमेजिंग डिटेल आपको देता हूँ। यहाँ टोटल 333 सेल्स हैं और हर सेल के अंदर 2 लोग हैं, जिसका मतलब यहाँ पर टोटल 666 लोग हैं। और ये जो 666 नंबर है वो डेविल का नंबर है, यानी कि द नंबर ऑफ द बीस्ट। साथ ही साथ जो 333 नंबर होता है वो काफी लोगों के लिए लकी नंबर भी होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज हो सकती है, इसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, अगले दिन ऐसा ही होता है जहाँ पर अपर लेवल वाले नीचे आकर सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी लड़ाई हो जाती है और लेवल 23 पर रहने वाले रोबेस्पियर और सैरा ज़ेम्याटिन और पेरम्पुआन को हथियार उठाने के लिए कहते हैं, जो कि वो अपने बेड से ही बना सकते थे क्योंकि उनका बेड रिमूवेबल था। वहाँ पर वो लोहे की रॉड्स को निकाल लेते हैं। खैर वो खाने वाला प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा होता है जिसमें लेवल 23 वाले तैयार थे। यहाँ पर उन लोगों में लड़ाई होती है जिसमें से लेवल 23 वाला सेलमेट यानी कि रोबेस्पियर नीचे एक दूसरे सेलमेट के साथ गिरता है, जो कि शायद से 21वें लेवल वाला था और वही वहाँ पर तबाही मचा रहा था, वही सारा खाना खा रहा था। इनफैक्ट वो इतना खाना खा रहा था कि उसको बदहजमी से उल्टी हो गई थी। उसका ये कहना था कि वो बहुत टाइम पहले 200 से भी नीचे लेवल पर था और अब उसको खाना खाना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को खाना मिले या फिर नहीं, क्योंकि उस तक भी खाना नहीं पहुंचा था। अब वो दोनों आपस में काफी लड़ रहे होते हैं। इसी बीच होता यह है कि जो सैरा होती है यानी कि लेवल 23 पर, वहां पर काफी सारा खाना फर्श पर गिर गया था। अब वो उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर गिराने लगती है, लेकिन खाना काफी ज्यादा बिखर चुका था, जिसके चलते होता यह है कि वहां पर आग लग जाती है और अचानक से उसके सेल के अंदर एक धमाका होता है, जिसके चलते वो लेवल 24 पर आकर गिर पड़ती है। अब पेरम्पुआन उस लेडी के शरीर के ऊपर से आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये सब देखकर ज़ेम्याटिन की रूह कांप जाती है, जिसको देखकर हमको पता चलता है कि वो जितना ताकतवर बनकर रह रहा था वो उतना था नहीं। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि उनको पिज्जा के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो बिना खाई भी रह सकता था या फिर कुछ और भी खा लेता। यानी कि वो जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सबको बनकर दिखाता है वो उतना है नहीं। शरीर से काफी बड़ा है, लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, वो थोड़ा सा डरपोक दिखाई दे रहा था। और उसके पास एक खास चीज भी थी, उसके पास एक लाइटर था, यानी कि वो एक लाइटर भी लेकर आया था। इस पिट के अंदर आने से पहले आप किसी भी एक आइटम को अपने साथ लेकर आ सकते थे। खैर प्लेटफॉर्म वहां पर 2 मिनट रुकता है और उसके बाद नीचे जाने लगता है, जिसके चलते ये लोग जल्दी जल्दी फर्श पर बिखरा हुआ खाना नीचे डालने लगते हैं, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो जाते हैं। और जो आदमी उन पर हमला कर रहा था वो उसे अपने साथ ही रख लेते हैं, उसको बांध दिया जाता है। अब रोबेस्पियर यहाँ काफी दुखी था क्योंकि उसकी सेलमेट जिंदा नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब रोबेस्पियर उनको ये बताता है कि उनके मास्टर थे जो कि यहाँ पर उसके आने से पहले थे। वो आदमी वो शख्स था जिसने की पूरे सेल्स के अंदर ये सॉलिडेरिटी वाली चीज बनाई थी। कहानी ऐसी थी कि वो काफी नीचे लेवल पर थे और एक दिन वो ऐसे लेवल पर चले गए थे जहाँ पर खाना था ही नहीं। तब उन्होंने अपनी थाई के मांस को काट कर खाया था, साथ ही साथ उन्होंने अपने साथियों को भी खिलाया। तो बेसिकली जो मास्टर था वो उन तक यही संदेश पहुंचा रहा था कि सभी लोग मिलकर रहो, जिससे कि सभी बचे रहेंगे, और अगर वो एक दूसरे का साथ नहीं देते तो वो वहीं पर मारे जाएंगे। उन्हें इसी तरह से एकजुट होकर बैठना पड़ेगा। ज़ेम्याटिन ये पूछता है कि वो इस आदमी का क्या करेगा जिसे उसने बांध कर रखा हुआ है, जिस पर रोबेस्पियर ये कहता है कि ये उस आदमी को कुछ खास लोगों के पास नीचे लेकर जाएगा जो कि उनके मास्टर के साथ मौजूद थे, और वही इसको सजा देंगे। अब रोबेस्पियर जो होता है वो सैरा को नीचे फेंक देता है और तब ज़ेम्याटिन ये कहता है कि क्या वो जरूरत पड़ने पर इसे नहीं खा सकते थे, जिस पर वो ये कहता है कि इंसानों को खाना वर्जित है और ऐसा उनके मास्टर से ही उनको सीख मिली थी। और इतना कहकर वो सैरा को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सबसे नीचे जाकर गिरती है, जहां पर भूखे सेलमेट्स उसे नोच कर खा जाते हैं। और कई सारे लोग तो खुश भी थे और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि चलो एक आदमी तो कम हुआ और खाना उनको ज्यादा मिल पाएगा। खैर अगले दिन फिर से खाना आता है और ऊपर वाले लोगों के मरने की वजह से उन्हें खाना मिल जाता है, यानी कि फाइनली ज़ेम्याटिन को पिज्जा मिल गया था। लेकिन रोबेस्पियर जो होता है वो एक और रूल बताता है, वो उनको खाली उन्हें अपना खाना खाने के लिए कहता है और बाकी जो लोग अब तक मर चुके थे वो उनके खाने को फेंकने लगता है। अब ज़ेम्याटिन काफी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग तो मर चुके हैं और वो खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रोबेस्पियर ये बताता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर लोग खाना स्वैप कर सकते थे। वो बताता है कि अगर वो खाना खाना चाहते हैं वो भी किसी मरे हुए व्यक्ति का, तो उनको अपना खाना फेंकना पड़ेगा।
करेगा। जैसे कि अगर ज़ेमियाटिन को चिकन खाना है तो उसको अपना पिज्जा फेंकना होगा। और सच बताऊं तो मुझे ये रूल बहुत ही बेकार लगा था। एटलीस्ट खाना बचा हुआ था तो वो खा ही सकते थे, या फिर एटलीस्ट फेंकते तो नहीं, कम से कम और लोगों को ही मिल जाता। रोबोस्फियर ये कहता है कि इससे सिस्टम पूरा खराब हो सकता है, इसलिए उन्हें इस नियम से ही चलना होगा, और अगर नहीं किया तो वहां पर दंगे हो सकते थे, यानी कि उनको सजा मिलेगी। अब रोबोस्फियर जो होता है वो उस कैद किए व्यक्ति को, यानी कि 21st लेवल वाले को अपने साथ नीचे ले जाने लगता है जिसने उसके सेलमेट को मारा था। वो ये कहता है कि वो उसको अपने दोस्तों के पास लेकर जाएगा, यानी कि अपने लीडर के पास में, जो कि उसको बहुत ही भयानक सजा देंगे। एनीवेज, अब ऐसे करते करते दिन गुजरने लगते हैं और यहाँ पर ज़ेमियाटिन और पेरम्पुआन अच्छे दोस्त बन गए थे। वो एक दूसरे का साथ देते हैं, यानी कि वो नियम के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ज़ेमियाटिन पेरम्पुआन को बताता है कि वो जितना बेवकूफ दिखाई देता है उतना है नहीं। उसे मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन उसने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया और उसका रीजन था स्क्वायर रूट ऑफ -1। वो कहता है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर एक इमेजिनरी नंबर आता है। तब उसने ये सोचा कि अगर हम किसी ऐसी चीज को समाधान मानते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, और यही सोचकर उसने ये सब छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने अपनी रिसर्च और यूनिवर्सिटी की भी जॉब छोड़ दी थी, और तो और उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपने माँ बाप के पास चला गया, और ये सुनकर पेरम्पुआन ये पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। उल्टा वो क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिसका वो भी कोई जवाब नहीं देती। खैर, अब इसके बाद में उनके सेल का आखिरी दिन आ जाता है, यानी कि 30वां दिन, जहां पर सारी की सारी जो लाइट्स होती हैं वो हरे से लाल हो गई थी, यानी कि अब उनका सेल चेंज होने वाला था और वहां पर बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाने वाली थी। तभी पेरम्पुआन उसको ये कहती है कि वो एक आखिरी डांस कर सकते हैं, और तभी एक खुशखबरी आती है कि इस बार खाना 175वें लेवल तक पहुंच चुका था। यानी कि काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर एकजुट होने पर विश्वास रखते थे, और 175वें लेवल तक खाना पहुंचना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि पिछली मूवी के अंदर हमको याद होगा कि खाना वहां पर 60वें लेवल तक भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। खैर, अब ये दोनों ही यहाँ पर डांस करते हैं, जिसके बाद में ये सो जाते हैं, और अब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को 180वें लेवल पर पाते हैं, जो कि बहुत ही घटिया लेवल था। और अब जानते हैं कि 180वें लेवल पर रहना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। वहां तक खाना पहुंचता ही नहीं था, जिसकी वजह से कई दिन बीत जाते हैं, वो खाना नहीं खाते। और तो और वहां पर लोगों की ऐसी सोच भी थी जिसमें अगर कोई ऊपर लेवल से नीचे आया है तो वो उसे खाने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार था कि जब वो लोग अपर लेवल पर थे तब उन्होंने किसी का हिस्सा खाया होगा, जबकि इन दोनों ने ऐसा नहीं किया था। इनफैक्ट जो उनके ऊपर लेडीज होती हैं वो ये भी बोल रही थी कि 24वें लेवल पर किसी मोटे इंसान ने दूसरे का हिस्सा थोड़ा सा चुपकर खा लिया था, जो कि ज़ेमियाटिन ने किया भी था। इसलिए वो लोग झूठ बोल देते हैं कि वो तो 46वें लेवल पर थे, ताकि वो लोग उनके साथ वैसा ना करें। अब दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन भूख की वजह से ज़ेमियाटिन की तबियत बिगड़ जाती है। तब पेरम्पुआन उसका काफी ध्यान रखती है, और ऐसे सेलमेट मिलना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता। यहाँ पर वो ठीक तो थे, लेकिन नीचे वाले लोगों की हालत तो और भी ज्यादा खराब होगी, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टोटल 333 लेवल हैं। और ये सोचकर देखिए कि 180वें लेवल तक खाना नहीं आ रहा था, तो बाकी के लेवल्स पर तो क्या ही पहुंचता होगा, खाली बर्तन। लेकिन अभी भी ऊपर के लोग जो होते हैं, यानी कि वो जो लेडीज थी, वो उनके ऊपर शक कर रही थी, क्योंकि वो अपर लेवल से आए थे। और ज़ेमियाटिन तो ऑलरेडी काफी मोटा था, लेकिन बिना खाए वो भी काफी पतला हो जाता है। तभी ज़ेमियाटिन जो होता है वो पेरम्पुआन को बताता है कि उसके बच्चे हैं, और पेरम्पुआन उसकी बात सुनती है और उसे उसी के लाइटर के साथ देखती है, जो कि खुद को खत्म करने वाला था। उसने ये देखा है कि नीचे वाले लोगों को कैसा लगता है जब उनके पास खाना नहीं पहुंचता, या फिर कोई अगर उनके हिस्से का खाना खा ले तो। वो काफी गिल्ट में था, क्योंकि उसने भी चुपकर खाना खाया था और ऐसा सोचा भी था, और इससे वो काफी ज्यादा दुखी था। वो पेरम्पुआन से कहता है कि उसके बच्चों से ये कहना कि वो उससे प्यार करता था, और इतना कहकर वो खुद को ही आग लगा लेता है और नीचे कूद जाता है। और उसकी मौत होते हुए देखकर बहुत सारे प्रिजनर्स काफी खुश थे, क्योंकि अब खाना खाने वाला एक और कम हो गया था। खैर, अब यहाँ पर वो सबसे नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पर हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जो कि ज़ेमियाटिन की बॉडी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ेमियाटिन जो था उसने अपने घर में कभी आग नहीं लगाई थी। वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल आदमी था। वो असल में अंदर से बहुत ही कमजोर इंसान था, जिसने खुद को खत्म कर लिया। वो फाइनली समझ गया था कि उसने अपने बच्चों को और बीवी को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके बीवी और बच्चों ने उसको छोड़ दिया था। बात रही उनके माँ बाप की, तो अंत में वो अपने माँ बाप के पास आया, जिन्होंने उसको यहाँ पर भिजवा दिया था, ताकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे। और अब वो एक्सेप्ट कर चुका था कि जैसा वो बाहर से खुद को दिखाता था वो वैसा था नहीं, और वो काफी बुरा इंसान था, जिसके चलते वो फाइनली खुद को खत्म कर लेता है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसकी मौत से पेरम्पुआन को काफी दुख होता है, और उसकी मौत के बाद वो उसका लाइटर अपने पास रख लेती है। और अब ज़ेमियाटिन का एक हिस्सा, या फिर ये कहें कि उसकी एक सोच उसके दिमाग में बस गई थी, जैसे कि गोरेंग के साथ में हुआ था। खैर, फिर से उसका सेल चेंज होता है, जहां पर उसे सेल नंबर 51 मिलता है, जो कि फिर भी ठीक था। वहां पर उसकी न्यू सेलमेट होती है, जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं बताया जाता, इसलिए हम इसको सेलमेट ही कहेंगे। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसका एक हाथ भी नहीं था। यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं, और पेरम्पुआन उसे रूल्स बताती है कि उनको सिर्फ उन्हीं का हिस्सा खाना है, ताकि नीचे वाले को दिक्कत ना आए। बेसिकली पेरम्पुआन की सेलमेट ये दिखा रही थी कि ये उसका पहला ही महीना था, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, और रात में पेरम्पुआन ज़ेमियाटिन को हेलुसिनेट भी करती है। अब अगले दिन नीचे वाले सेल के लोग कहते हैं कि 54 नंबर पर एक आदमी है, जो कि पहले 2 नंबर पर था, और ये वही आदमी है जो कि भर पेट खाना खाया करता था, और तो और दूसरों का हिस्सा भी खा जाया करता। और इस बार वो लोग 54 पर आ चुके हैं और उसे सभी सबक सिखाएंगे। यहाँ पेरम्पुआन भी उसे सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ज़ेमियाटिन खत्म हुआ था, उसका खाना उस तक नहीं पहुंचा। इसलिए अगले
अगले दिन वो वहाँ पर नीचे जाने की तैयारी करती है, जिसका साथ उसकी सेलमेट देने वाली थी, और वो खाने की टेबल के साथ नीचे जा रहे थे। अब तभी उन्हें लेवल 52 का व्यक्ति भी ज्वाइन करता है, जबकि ये रूल्स के खिलाफ था, ऐसा उन्हें नहीं करना था। कायदे में तो यहाँ पर 53 वालों को वहाँ जाना था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सारे मिलकर चले जाते हैं, 52 वाला भी और 53 वाला भी। अब 54th लेवल पर आकर वो उस आदमी पर हमला करते हैं जो कि उन पर काफी भारी पड़ रहा था। वो एक एक करके सबको घायल कर देता है। तब पेरम्पुआन और उसकी सेलमेट भी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी पेरम्पुआन की सेलमेट के साथ उस खाने की टेबल पर गिर जाता है। वो आदमी उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पेरम्पुआन आ जाती है। वो दोनों उस पर हमला करते हैं और वो एक सेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक डिसेबल्ड लड़का था। वो ओल्ड मैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी उसे मार देता है, लेकिन पेरम्पुआन और उसकी सेलमेट उसे नॉक कर देते हैं। यहाँ पर पेरम्पुआन के पास मौका था और वो उसे मार सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है नीचे वाले सेल की तरफ। वो कहता है कि वो पहले नीचे था और उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी थी और इसी वजह से वो खाना खा रहा था। लेकिन पेरम्पुआन की जो सेलमेट होती है वो उसे भागने नहीं देना चाहती थी, वो उसे मारना चाहती थी, और तभी पेरम्पुआन उसे रोकती है और बिखरा हुआ खाना भी नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक देती है ताकि उनके साथ दिक्कत ना हो। और ये लोग इस तरह से लड़ते लड़ते 55th लेवल पर आ चुके थे। अब फाइनली पेरम्पुआन की सेलमेट ये बताती है कि वो यहाँ पिछले 6 महीने से है और वो इस तरह से दोषियों को अपने साथ सजा देते हुए आए हैं। उसकी एक सेलमेट भी हुआ करती थी जिसका नाम केकाशी था। अब वो सब यही सोचते रहे कि ये जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि भूख से तड़प रहा था, बहुत ही ज्यादा पतला था। तब उन्होंने उसे एक मरे हुए इंसान का मांस खिलाया जो कि उसके हिस्से का नहीं था, और उसी चीज की सजा देने के लिए एक दिन एक आदमी यानी कि उनका ही एक लीडर, यहाँ पर मल्टीपल लीडर्स थे इस सॉलिडेरिटी के, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसका नाम है दागिन बाबी, और वो उनको सजा देने लगता है। लेकिन जो केकाशी होती है वो उसे बचाने लगती है और इसी बीच वो दागिन बाबी की दोनों आंखों को फोड़ देती है, और ये देखकर दागिन बाबी उसको नंगा करके उसे खाने की ही टेबल पर यानी प्लेटफॉर्म पर बांध देता है ताकि वो उसे नीचे भेज पाए। और उसने ही पेरम्पुआन की सेलमेट का हाथ भी काट दिया था, यानी कि जो उसका हाथ कटा हुआ था वो उसको सजा के तौर पर मिला था। अब सबसे नीचे जाने पर केकाशी को लोएस्ट लेवल पर रहने वाले लोगों ने खा लिया था, वो भी जिंदा, और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। पेरम्पुआन की सेलमेट उसे बताती है कि यहाँ पर कोई भी जगह सेफ नहीं है, जो यहाँ पर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, और ये रूल फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई तो ये है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो ये बताती है कि वो एक चीज कर सकते हैं, वो इंटरवल के बीच यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन पेरम्पुआन को ये समझ नहीं आता कि इंटरवल है क्या। तब पेरम्पुआन की सेलमेट उसको समझाती है कि इंटरवल का मतलब है महीने का आखिरी दिन, जब मैनेजमेंट यहाँ पर लोगों के सेल्स को चेंज करता है और उनको बेहोश किया जाता है एक गैस को छोड़कर, और ये जो गैस है वो एक काइंड ऑफ सेवोफ्लोरीन है। पेरम्पुआन फिर से पूछती है कि वो लोग बेहोश होने से कैसे बचेंगे, जिस पर उसकी सेलमेट फिर से कहती है कि उन्हें एक चीज की जरूरत है जिसे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तब वो पूछती है कि कौन सी चीज। वो उस चीज का नाम तो नहीं बताती, लेकिन वो कहती है कि वो चीज पाने के लिए उन्हें और नीचे जाना होगा, वो यहाँ पर नहीं है। अब अगले दिन पेरम्पुआन और उसकी सेलमेट जो होती है वो ये कहती है कि उन्हें यहाँ से नीचे जाना होगा, क्योंकि अगर दागिन बाबी वहां पर आ गया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, और यहाँ पर वो जो लीडर है वो उनमें से सबसे खतरनाक है। वो लोग ये देखते हैं कि प्लेटफॉर्म के नीचे दागिन बाबी ने एक व्यक्ति को लटकाया हुआ था, क्योंकि उसने यहाँ पर गलत काम किया था, और बिल्कुल पेरम्पुआन के सेलमेट यानी केकाशी के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। पेरम्पुआन की सेलमेट कहती है कि उन्हें जल्दी से वहां से भागना होगा, नहीं तो दागिन बाबी के लोग उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब तक वो प्लेटफॉर्म नीचे आती है वो लोग नोटिस करते हैं कि उसमें दागिन बाबी के साथ उसके दोस्त भी थे, यानी कि उसके और भी साथी थे। अब आते ही वो वहां पर सभी मौजूद लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करता है कि तभी हम दागिन को देखते हैं, जो कि पिछले महीने लोअर सेल में था। और आपको याद होगा कि रोबस्पियर एक व्यक्ति को नीचे लेकर जा रहा था, तो वो उनको दागिन बाबी के पास ही लेकर जा रहा था, और उसको ऑलरेडी सजा मिल गई होगी, जो कि मेरे ख्याल से या तो उसका हाथ कटना होगा या फिर उसे मौत की सजा दी गई होगी। अब दागिन बाबी जो होता है वो उनको सजा देने वाला था, क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया था। वो लोग नीचे उतर कर लड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से बीच के सेल खाली पड़ गए और उसकी वजह से उनके बीच कनेक्शन टूट गया था, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना था, उनको वहीं पर रुकना चाहिए था। यानी कि एक सेल के लोग नीचे उतर सकते थे, लेकिन 3-4 सेल्स के लोग एक साथ नीचे चले गए थे, जिसके चलते हुआ ये था कि कनेक्शन ही टूट गया था। अब ऑब्वियसली इसके अंदर पेरम्पुआन और उसकी सेलमेट मेन थे, इसके चलते अब उनको सजा मिलने वाली थी। लेकिन इसी बीच वो डिसेबल्ड लड़का जो होता है वो ये कहता है कि ये लोग कोई प्लान बना रही थी। दरअसल वो सो नहीं रहा था, वो उनकी बातें सुन रहा था। अब वो डिसेबल्ड बच्चा होता है, जिसके चलते वो ये बताता है कि उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अगर वो लोग कुत्ता खा लेंगे तो वो बेहोश होने से बच जाएंगे, जिसके बाद वो वहां से भाग सकते थे। अब उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन दागिन बाबी सबको रोकता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। अब वो उन सभी को प्लेटफॉर्म पर बांध देता है और सब पर ब्रूटली हमला करवाता है। यहाँ पर सजा के तौर पर वो पेरम्पुआन के हाथ को काट डालता है, लेकिन उसकी सेलमेट ने दोबारा गलती करी थी, इसलिए वो उसे जान से मार डालेगा। तभी हम एक सीन को देखते हैं जिसके अंदर हम उसी सेल को देख पाते हैं जिसके अंदर बच्चे थे, जो कि उस पिरामिड वाली स्लाइड पर खेल रहे थे। इन्हीं बच्चों के बीच में हम एक बच्ची को भी देख पाते हैं, जो कि वही बच्ची थी जो कि गौरेंग को पहले पार्ट में 333 लेवल पर दिखाई दी थी। खैर अब हम वापस सजा पर आ जाते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि पेरम्पुआन का तो हाथ कट चुका था और जो उसकी सेलमेट
सेलमेट होती है उसको भी नंगा कर कर उस प्लेटफॉर्म पर बांध दिया जाता है और उसे नीचे भेज दिया जाता है, जिसके चलते उसकी भी मौत हो जाती है। अब तभी पेरम्पुआन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को 72वें लेवल पर पाती है, यानी कि 72nd लेवल पर, जहां पर उसका सेलमेट एक बूढ़ा व्यक्ति था और ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि त्रिमागासी है, जो कि प्लेटफॉर्म 1 में गोरंग के साथ था। पेरम्पुआन को एक बात का एहसास हो गया था कि अगर उनको जिंदा रहना है तो सिर्फ नियम का पालन करना बंद करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब वो उस ग्रुप का भी हिस्सा नहीं थी और उसने अपने ऊपर वाला बटन भी खोल दिया था। यहाँ पर वो त्रिमागासी से बात करती है, जहाँ पर वो उससे एक नाइफ लेती है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। वो कहता है कि वो इससे ब्रेड काटना चाहता था और हम जानते हैं कि वो कितना ही खतरनाक आदमी है। उसने पार्ट 1 में एक टीवी फेंक कर किसी को मार दिया था और वो उसी गिल्ट के रूप में यहाँ पर आया था, लेकिन लुक्स लाइक कि उसको इसका गिल्ट नहीं था, वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अब पेरम्पुआन उसको कहती है कि वो ना ही अपने ऊपर वाले और ना ही नीचे लेवल वाले किसी की भी बात को सुने, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वहाँ पर चाहे कोई भी ग्रुप हो वो सारे एक जैसे थे, सभी बारबेरियंस थे। बस सिंपल सी बात थी कि लोग अपने अपने हिसाब से रूल्स को मोल्ड कर रहे थे। अब जैसे ही उनके पास में प्लेटफॉर्म आता है त्रिमागासी तो वहाँ पर भरपूर खाने लगता है, वाइन पीता है, मस्ती करता है। उसके ऊपर वाले नीचे वाले सभी लोग कहते रह जाते हैं कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनता। एनीवेज अब पेरम्पुआन यहाँ से नीचे जाने वाली थी, उसको कुछ ढूंढना था जो कि उसको उसकी सेलमेट ने ढूंढने के लिए कहा था ताकि वो यहाँ से बाहर भाग पाए। वो अब त्रिमागासी को भी साथ आने के लिए कहती है, जिसके चलते त्रिमागासी काफी खुश हो जाता है और वो भी टेबल के ऊपर चढ़ चुका था। अब ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नीचे वाले लेवल्स पर जाने लगते हैं, जहां पर इन्होंने ढेर सारे लोगों को अपने साथ ले लिया था। उनमें से काफी सारे लोग इनका साथ देते हैं और कुछ नहीं देते, जिनमें से हम बीच में एक लेवल पर पार्ट 1 पे गोरंग के साथ वाले भरत को देख पाते हैं। और यहाँ पर भरत उनका साथ नहीं देता, वो ये कहता है कि आजादी चाहिए तो उन्हें ऊपर जाना होगा ना कि नीचे, और उसके नाटक देखने के बाद वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। पेरम्पुआन उनको एक रियलिटी चेक देती है कि नियम मानने से उनका जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा करके वो कई सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर लेती है, जिसके बाद वो 93rd लेवल पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि वो ढेर सारे लोग हो चुके थे। और पेरम्पुआन यहीं पर इसलिए रुकी थी क्योंकि उसके सामने एक पेंटिंग थी जो कि एक डूबते हुए डॉग की पेंटिंग थी और वो उसे अपने पास रख लेती है, जिसका सिग्निफिकेंस हमको बाद में समझ में आएगा। खैर अब रात वहीं पर गुजारने के बाद अगले दिन दागन बाबी अपने लोगों के साथ नीचे आ रहा था, लेकिन वो जो होते हैं वो उसके एक लेवल ऊपर ही रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने काम ये किया था कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर से सारा खाना खराब कर दिया था और दागन बाबी उन लोगों से ये कहता है कि जब वो भूख प्यास से थक जाएंगे तब वो वहां पर आकर उन्हें मारेंगे। वो जानता है कि उन्होंने उनके खिलाफ प्लानिंग करी है, लेकिन वो उनको जल्दी ही मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ वो उनको एक ऑफर भी देता है कि जिन्होंने इसकी मेन प्लानिंग करी है अगर वो सामने आ जाते हैं तो वो बाकी सबको जाने देगा। एक बुजुर्ग उनसे कहता भी है कि उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन सभी उनको पीछे कर देते हैं। अब तभी उनकी बातों को सुनकर त्रिमागासी ये कहता है कि वो उनसे नीचे रहने वाले लोगों को खाकर भी तो जिंदा रह सकते हैं, जिससे कि ये बात समझ में आ चुकी थी कि हाँ ये सभी वाकई में बारबेरियंस थे, खासकर से त्रिमागासी। अब ये सुनकर तो दागन बाबी की बोलती ही बंद हो जाती है और वो ये कहता है कि ठीक है वो सबको सेक्रीफाइस कर देगा उनको सबक सिखाने के लिए, और ये लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वो 94th लेवल से लेकर 105वें लेवल पर आकर रुकते हैं और वहां से खाते खाते लोगों को आ रहे थे, यानी कि वो दागन बाबी के लोगों को मार कर खा रहे थे और इसलिए वो 1 महीने तक जिंदा भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि जो पेरम्पुआन होती है वो इस मांस को नहीं खाती। अब एक दिन फ्रस्ट्रेशन के चलते दागन बाबी जो होता है वो 105वें लेवल पर नीचे आ जाता है और उन पर हमला कर देता है अपने साथियों के साथ। बहुत ही भीषण युद्ध होता है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, पूरा का पूरा सेल जो होता है वो खून से भर चुका था। लेकिन इन बारबेरियंस में एक और व्यक्ति होता है जो कि 54वें लेवल पर था, जिसको हम जानते हैं कि पेरम्पुआन ने छोड़ दिया था, और वो पेरम्पुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिमागासी उसके पास अपना चाकू फेंक देता है, जिसके चलते पेरम्पुआन उसको खत्म कर देती है। यहाँ पर खाली पेरम्पुआन और त्रिमागासी ही बचे हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पर दागन बाबी भी जिंदा था। वो उसे खुद को मारने के लिए भी कहता है, लेकिन पेरम्पुआन दागन बाबी को नहीं मारती, उल्टा वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। अब इन सब के चलते जो त्रिमागासी होता है वो 105वें लेवल पर ही रुक जाता है, लेकिन जो हमारी पेरम्पुआन होती है वो वहां से भी नीचे जाना चाहती थी। और अब जाकर हमें पता चलता है कि असल में पेरम्पुआन इस पिट के अंदर क्यों आई थी। वो खुद को माफ करने के लिए आई थी, उसे समय चाहिए था। उसके अंदर एक गिल्ट होता है। दरअसल पेरम्पुआन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट होती है, जहां उसने एनिमल क्रूअल्टी और ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट एक स्कल्पचर बनाए थे, जिसमें उसने एक डॉग का स्कल्पचर बनाया था, जिसमें डॉग के हाथों पर एक नुकीला पंजा था और उसे एग्जीबिशन के अंदर ले जाया जाता है। और ये उसका चौथा एग्जीबिशन था जहां पर ढेर सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। अब सबने ये कहा था कि वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटी लगाई जानी चाहिए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी, वो उसको ऐसे ही वहां पर ले गई। अब तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड उनके बेटे के साथ आया हुआ था, जो कि काफी मस्ती कर रहा होता है, और इसी बीच उसका जो पांव होता है वो फिसल जाता है और उस डॉग का पंजा सीधा उसकी आंख में घुस गया, जिसके चलते उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। और वहां पर जो उसके लॉयर होते हैं उन्होंने इस चीज को एक्सीडेंट बता दिया था, जिसके चलते पेरम्पुआन को कोई सजा नहीं मिली और इसको एक्सीडेंट करार दे दिया गया। साथ ही साथ इस हादसे के बाद वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और उसके स्कल्पचर जो थे वो मिलियंस में बिक गए थे। वो बहुत ही अमीर हो गई थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट
एंटागोनिस्ट बन गई थी, खासकर कि वो डॉग वाला जो था। लेकिन पेरम्पुआन के ऊपर इस चीज का काफी बुरा असर पड़ा था। वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी, वो गिल्ट में चली गई थी और इसी वजह से वो उस गिल्ट के चलते खुद को माफ करने के लिए समय लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और उसे उसकी बात याद आती है उसकी सेलमेट की, जिसने उसे डूबते हुए डॉग की पेंटिंग का जिक्र किया था और वही पेंटिंग उसने अपने पास रख ली थी। वो ये सोचती है कि अगर वो उस पेंटिंग के टुकड़े को खा लेगी तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगेगा कि वो मर चुकी है। बेसिकली उसे एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रिक करना था ताकि वो डेड बॉडीज के साथ में उसे भी बाहर भेज देंगे। तो आखिर ये काम कैसे करेगा? तो वो जो गैस है ना, वो एक एनेस्थेशिया के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर ऐसे में वो उस पेंटिंग के टुकड़े को निगल लेती है तो इसके चलते वो उस गैस को ही इनहेल नहीं कर पाएगी, जिसके बाद उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा जहां से वो बाहर निकल सकती है। लेकिन इसमें खतरा भी था, अगर ये काम नहीं आता तो वो वैसे मर जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर वो वैसे भी मरने ही वाली थी, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन ये काम उसे तब करना होगा जब वो लोग उसे बेहोश करने वाली गैस को रिलीज करेंगे और ठीक पेरम्पुआन ऐसा ही करती है। वो उस पेंटिंग के टुकड़े को खा जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर 105वें लेवल पर बेहोश हो गई थी। इधर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर एक बच्चा पहुंच जाता है और वहां पर उसके जाने के बाद उसके ऊपर स्पॉटलाइट आती है और फिर वहां पर 2 एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं वो उसे लेने आते हैं और तभी उन बच्चों में से हम मिहारू की बेटी को भी देख पाते हैं, जिसे हमने प्लेटफॉर्म 1 में देखा था। लेकिन वो उस बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं क्योंकि वो बच्चा चोजन 1 था। तभी हम पेरम्पुआन को देख पाते हैं, जिसे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दूसरी लाशों के साथ बांध कर ले जाने लगते हैं। वो उसे एक ग्रीन रूम में लेकर जाते हैं जहां पर ग्रेविटी नहीं थी, या फिर ये कहें कि पूरी ही जगह पर उन्होंने ग्रेविटी को ऑफ कर दिया था। इससे हम यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसिलिटी कितनी ज्यादा एडवांस थी। अब वो लाशों को बाहर फेंकने ही वाले थे, लेकिन पेरम्पुआन अपने आप को आजाद करके लेवल नंबर 333 के नीचे छुप जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि वहां पर उसी बच्चे को लाकर सुला दिया जाता है जिसको नीचे चुना गया था। और मेरे ख्याल से मिहारू की जो बेटी थी उसको भी इसी तरह से यहाँ पर लाया गया होगा, वो भी चूजन 1 होगी। अब उन सब लोगों के जाने के बाद में पेरम्पुआन उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि अगर वो उसे वहीं पर छोड़ देती तो उसका गिल्ट फिर से बढ़ जाता और यहाँ पर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती। यहाँ पर उसके पास एक मौका था उस बच्चे को बचाने का, क्योंकि वो चाहती थी कि वो पास्ट में वापस जा पाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन सेम तरह का मौका उसके सामने था। अब वो उस बच्चे को फ्लोट करते हुए ऊपर लेकर जाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका सर जो होता है वो वहां पर दीवारों से टकरा जाता है, जिसके चलते उसे गहरी चोट आती है। खैर अब वो उसे बचाकर उस बच्चे को प्लेटफॉर्म की टेबल के साथ ले जाने लगती है। इसी बीच वो अब एक जगह पर पहुंच जाती है जो कि बिल्कुल ब्लैंक जगह थी, जहां पर कई सारे लोग थे जो कि मेरे ख्याल से डेड पीपल थे, उनकी स्पिरिट्स थी। वहां वो नोटिस करती है कि ढेर सारी आत्माएं वहां पर थी, जिसके अंदर ज़ेमियाटन और वहां पर उसके साथ में जो लड़की थी, यानी कि जिसका हाथ कटा हुआ था, वो भी थी, जिसका क्लियरली मतलब था कि ये सभी स्पिरिट्स हैं या फिर सबके अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पेरम्पुआन यहाँ पर मर चुकी है, क्योंकि जब उसके सर पर इंजरी हुई थी वो उसी वक्त मर गई थी उस बच्चे को बचाते हुए, जैसा कि लास्ट में गोरेंग के साथ हुआ था। और ये चीज 100% कंफर्म इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर ने पहले ही प्लेटफॉर्म 1 में बता दिया था कि लेवल 333 के नीचे कुछ भी नहीं है। वहां पर जो कुछ भी दिखाया गया था वो सबकॉन्शियस माइंड था उन लोगों का जो कि मर गए थे। वो मेमोरी होती है जो कि वो करना चाहते थे, यानी कि बच्चे को बचाना। अब वो सभी आत्माएं उसके पास आकर ये कहती है कि उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बच्चे के पास एक और चांस है और वो उसे आगे जाने देते हैं। जिसके बाद कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस खाने की टेबल के जरिए, यानी कि प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करते थे, और उनमें से ऑलमोस्ट लोगों के साथ एक बच्चा हुआ करता, यानी कि इससे पहले भी बहुत लोगों ने यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करी थी, लेकिन अंत में वो बच्चे ही ऊपर जाया करते। जिसके बाद हम शॉकिंगली प्लेटफॉर्म 1 वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर गोरेंग और त्रिमगासी को दिखाया जाता है जो कि उसी बच्ची के साथ थे, वही बच्ची जो कि प्लेटफॉर्म 1 के अंदर थी। और अब हम समझ सकते हैं कि वो 333 लेवल पर कैसे पहुंची थी। उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही वहां पर रखा करते थे, एंड आई बिलीव कि मिहारू उसके लिए खाना नीचे लेकर जाया करती थी, वहां पर खाना स्टोर कर दिया करती, क्योंकि उस लेवल पर कोई भी सजा किसी को नहीं मिलती थी। वो एक तरह से बोनस लेवल आप कह सकते हो, और मिहारू उसके लिए ही रिस्क लिया करती थी। एनीवेज अब त्रिमगासी उसे अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि गोरेंग भी खत्म हो चुका था, लेकिन तभी शॉकिंगली गोरेंग को वहां पर पेरम्पुआन की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। शायद यही उसका वो बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसका बेटा खत्म हो गया था, एंड आई बिलीव कि गोरेंग इसी वजह से यहाँ पर आया था और उसने असल रीजन कभी किसी को बताया ही नहीं। अब वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये दोनों किस वजह से आए थे। ये दोनों ही अपने उस गिल्ड को कंप्लीट करने आए थे, कि ये दोनों ही अपने बच्चे को नहीं बचा पाए थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्लेटफॉर्म 2 फिल्म की कहानी, जो कि प्लेटफॉर्म 1 की प्रीक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अंत में जो हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग जो थे वो 333 लेवल के नीचे जाया करते थे, लेकिन कभी भी 333 लेवल के नीचे कुछ था ही नहीं। डायरेक्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो उन लोगों की सबकॉन्शियस मेमोरी थी, जो वो लोग करना चाहते थे वहां पर वो उनको दिख रहा था, यानी कि वो पहले ही खत्म हो चुके थे। लाइक गोरेंग खत्म हो चुका था, या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी लोग थे जो कि नीचे जाया करते थे वो ऑलरेडी सभी खत्म हो गए थे। अब देखो यहाँ पर बाकी सारी
चीजें तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बच्चों को आखिर नीचे रख क्यों रहे थे। तो क्या शायद से ऐसा हो सकता है कि ये कोई एलियन एक्सपेरिमेंटेशन का हिस्सा था, जिसके चलते यहाँ पर कुछ इंसान एलियंस के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि इंसानी बर्ताव होता कैसा है, इंसानी बिहेवियर होता कैसा है। अदरवाइज इतनी एडवांस फैसिलिटी का होना, ग्रेविटी वगैरह का बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ऊपर पहुंचे, मर जाएं या फिर उनके साथ कुछ भी हो, वो खाली इंसानी बर्ताव को चेक कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जो प्रिजनर्स वगैरह थे, जितने भी लोग थे, वो एकजुट होकर रहे। वो खाली इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि वो सर्टेन सिचुएशंस के अंदर कैसा बर्ताव करते हैं। माइट भी इस डेटा के जरिए वो रियल दुनिया को कंट्रोल करना चाहते होंगे। अब ये जो बच्चे वाली चीज है वो एक और चीज को दर्शाती है कि हो सकता है कि जो माँ बाप होते हैं वो गरीबी के अंदर पले बड़े होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को पुश करते हैं कि वो उस सेम सिचुएशन के अंदर ना रहे। वो उसको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकि वो उस सर्टेन एरिया से, सर्टेन क्लास से ऊपर बढ़ पाए, लाइक लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक आ पाए, और कोई मिडिल क्लास में है तो वो अपर हाई क्लास में आ पाए। इस तरह से भी यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अब ये चीज तो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर ही समझा दी थी कि ये लोग अपने गिल्ट को भी दूर कर रहे थे। एक आदि इंसान ऐसा हुआ करता था जो कि लोअर पिट में जाया करता और किसी बच्चे को ऊपर की तरफ भेज दिया करता था ताकि वो अपने गिल्ट से दूर हो पाए। बात रही नंबर 333 की, तो वो थर्ड सर्कल ऑफ हेल इन डांटेज इन्फर्नो को भी दर्शाता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि वहां पर जो डॉग वाली पेंटिंग थी उसका क्या मतलब था। तो यहाँ पर जो डॉग है वो दर्शाता है कि इंसान के स्ट्रगल को, वो भी अगेंस्ट इविल फोर्सेस। तो इस चीज को यहाँ पर वो पेंटिंग दर्शा रही थी। यहाँ पर सभी लोग किसी न किसी तरह से इविल से लड़ रहे थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और हमने नोटिस किया जब पेरम्पुआन ने उस पेंटिंग को स्वेलो कर लिया था, यानी कि निगल लिया था, तो उसने अपने पास्ट एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ उसने गलती करी थी, जिसके चलते अब वो फाइनली खुद को अंत में माफ कर पाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी मूवी के अंदर दो तरह के लोग थे, एक तो लॉयलिस्ट थे और एक थे बारबेरियंस। लेकिन अंत में हमने देखा कि बारबेरियंस की ही जीत हुई थी। और प्लेटफॉर्म 1 के अंदर भी हमने नोटिस किया था कि खाना नीचे लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचता था, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो बिखर चुका था। और बात करते हैं इसके एंडिंग के बारे में, तो मुझे यही लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर था, और जो बच्चा ऊपर भेजा जाता था वो शायद से एक मैसेज की तरह था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटी थी वो इसको मैसेज मानती ही नहीं होगी। उनके लिए एक नॉर्मल मैसेज था, उनके लिए ये खाली एक नॉर्मल सी चीज थी, और उनको ना ही बच्चों की ना ही किसी इंसान की कोई परवाह थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनॉग्री थी, जो कि वहां 25 साल से काम कर रही थी, उसे भी नहीं पता था कि इस बिट के अंदर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कंपनी ने उससे भी झूठ बोला था। तो यहाँ पर जो कुछ भी था, इस कंपनी का, इस अथॉरिटी का जो इरादा था वो बिल्कुल भी नेक नहीं था। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म 3 भी आनी चाहिए, जहां पर डायरेक्टर ने ये चीज भी कंफर्म करी थी कि ऐसे कई सारे पेट्स, यानी कि ऐसे कई सारे लेवल्स जो हैं वो धरती के ऊपर बने हुए थे। तो हो सकता है कि ये बर्ड बॉक्स मूवी की तरह बिल्कुल डिफरेंट ही मोड़ ले ले और हमको अब किसी और सिटी के बारे में दिखाया जाएगा, किसी और पिट के बारे में, जहां पर हमको और डिटेल में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। फिलहाल तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है जो कि यहाँ पर कुछ खतरनाक लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी प्लेटफॉर्म 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको थियोरीज और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने प्लेटफॉर्म 1 फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको चीजें डिटेल में समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।